नमस्कार। तो आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही ज़रूरी अध्याय पर बात करने वाले हैं। यह है अध्याय 20, जो निरसन और व्यावृत्ति के बारे में है। अब देखिए, ये अध्याय हमें ये समझने में मदद करता है कि पुराने भारतीय दंड संहिता से नए कानून में जो इतना बड़ा बदलाव हुआ है, उसे कानूनी तौर पर कैसे संभाला गया है। आप कह सकते हैं कि ये इस पूरे बदलाव की नींव है। तो चलिए इस ऐतिहासिक बदलाव को देखते हैं। सोचिए 160 साल से भी ज्यादा वक्त तक जो कानून हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की रीढ़ था, वो भारतीय दंड संहिता 1860 अब खत्म हो गया है और उसकी जगह ली है भारतीय न्याय संहिता 2023 ने। ये वाकई में भारतीय कानूनी इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल हम सबके दिमाग में आता है ना, कि उन सभी पुराने मामलों का क्या होगा? जो जांच चल रही थी, जो अदालती कार्यवाहियां चल रही थीं, उनका क्या? क्या ये नया कानून आने से वो सब बस यूं ही खत्म हो जाएंगे? अगर ऐसा होता तो एक बहुत बड़ी कानूनी उलझन खड़ी हो सकती थी। तो इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय न्याय संहिता की धारा 358 में। ये धारा एक सुरक्षा कवच की तरह है, एक सेफ्टी नेट है। ये पुराने और नए कानून के बीच एक पुल बनाती है, ताकि इस बदलाव के दौरान कोई कानूनी खालीपन या कह सकते हैं कि अराजकता की स्थिति पैदा ना हो। अब देखिए, धारा 358 की जो उपधारा 1 है, वो बिल्कुल सीधी और साफ बात करती है। कोई कंफ्यूजन नहीं। ये सीधे सीधे कहती है कि भारतीय दंड संहिता 1860 को निरस्त किया जाता है। फुल स्टॉप। पुराना कानून अब अस्तित्व में नहीं है। आगे बढ़ने से पहले ये निरसन या रिपील शब्द को ठीक से समझ लेते हैं। कानूनी भाषा में इसका बहुत सीधा सा मतलब है, जब विधायिका यानी लेजिस्लेचर किसी पुराने कानून को आधिकारिक तौर पर खत्म कर देती हैं, मतलब उस कानून की कहानी पर एक कानूनी पूर्ण विराम लग जाता है। लेकिन और ये बहुत दिलचस्प है, निरसन के साथ एक और चीज आती है, व्यावृत्ति या सेविंग्स क्लॉज। अब ये क्या है? सोचिए, ये एक तरह का कानूनी छाता है जो पुराने कानून के तहत शुरू हुए कुछ कामों को, अधिकारों को निरसन की बारिश से भीगने से बचाता है। ये उन्हें सुरक्षित रखता है। तो चलिए अब इस व्यावृत्ति खंड की गहराइयों में उतरते हैं। धारा 358 की उपधारा 2 को देखते हैं, जो असल में इस पूरे सेक्शन का दिल है। ये हमें बताती है कि आईपीसी के खत्म होने के बाद भी आखिर क्या-क्या चीजें हैं जो सुरक्षित रहेंगी। तो ये क्लॉज क्या-क्या सुनिश्चित करता है, ध्यान से सुनिए। पहला, आईपीसी के तहत जो भी काम पहले हो चुका है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर किसी को कोई अधिकार मिला था या उस पर कोई जिम्मेदारी थी, वो बनी रहेगी। तीसरा और सबसे जरूरी, आईपीसी के तहत किए गए अपराधों के लिए जो सजा तय थी वो लागू रहेगी। और आखिर में इन सबसे जुड़ी कोई भी जांच, कोई भी कानूनी कार्रवाई वो वैसे ही चलती रहेगी जैसे कि आईपीसी कभी खत्म हुआ ही ना हो। मतलब इन मामलों के लिए कानून की नज़र में आईपीसी आज भी जिंदा है। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, एक रिले रेस की तरह सोचिए। आईपीसी ने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और अब वो न्याय की मशाल यानी बेटॉन बीएनएस को दे रहा है। और ये धारा 358 ये सुनिश्चित करती है कि ये बेटॉन जमीन पर ना गिरे, हैंडओवर बिल्कुल स्मूथ हो ताकि न्याय की दौड़ रुके नहीं। अब आते हैं उपधारा 3 पर। यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार कानूनी कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं डीमिंग प्रोविजन। इसमें कानून एक कल्पना करता है, इट क्रिएट्स अ लीगल फिक्शन, ताकि काम आसान हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई कार्रवाई, कोई जांच या गिरफ्तारी पुराने आईपीसी की किसी धारा के तहत हुई थी, तो अब कानून ये मान लेगा कि वो कार्रवाई बीएनएस की जो मिलती जुलती यानी कॉरेस्पॉन्डिंग धारा है उसके तहत हुई है। ये पुराने और नए कानून के बीच एक तरह का ब्रिज बना देता है। और हाँ, आखिर में उपधारा 4A साफ करती हैं कि ये जो खास प्रावधान हमने अभी पढ़े, वो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 की धारा 6 के साथ मिलकर काम करेंगे। उसके अलावा हैं, उस पर कोई असर नहीं डालेंगे। ये बस एक तरह की कानूनी स्पष्टता के लिए है, ताकि कोई विरोधाभास ना हो। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? आखिर धारा 358 का असल मकसद क्या है? इसका मूल सिद्धांत बहुत साफ है। कानून का उद्देश्य न्याय की निरंतरता को बनाए रखना है, उसमें कोई बाधा डालना नहीं। इस ऐतिहासिक बदलाव के दौरान किसी भी तरह की रुकावट, किसी भी तरह के भ्रम को रोकना ही इसका मकसद है। ये एक बहुत ही सोचा समझा बदलाव है। और यहीं पर मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए,
इस नए कानूनी ढांचे में न्याय की परिभाषा, उसकी व्याख्या आने वाले समय में कैसे बदलेगी, कैसे विकसित होगी, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब मिलेगा अदालतों में, और इसे लिखने वालों में आप जैसे भविष्य के वकील और जज शामिल होंगे।